हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट एजुकेशन गुरुतुरी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपको लिए लेकर के आए हैं क्लास 10th का, यानी देख सकते हैं चैप्टर का नाम क्या है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंग दुनिया या संसार कह सकते हैं, यानी ह्यूमन आइज। एक तरह से देखा जाए इसको इंग्लिश में आप लिख सकते हैं, यानी ह्यूमन आइज। जस्ट ए मिनट। ह्यूमन eyes, EYES, human eyes and colorful world। ये आप इसका पूरा चैप्टर का नाम लिख सकते हैं। ये आपका चैप्टर रहने वाला है। ऐसे फ़िलहाल आप देख सकते हैं क्लास 10th के लिए है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए चैप्टर होने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और इससे पहले मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज हम दिखाते हैं आपको, आज पूरा डिटेल में बताऊँगा मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। आप देख सकते हैं और ये आपका अध्याय 11 में है, लेकिन न्यू बुक में कुछ थोड़ा चेंजिंग वगैरह हुआ होगा, देख लीजिएगा। लेकिन आपका चैप्टर ज़रूर है, ये आपके लिए PVI है पूरा चैप्टर, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम पाठ परिचय देख लेंगे। मानव नेत्र यानी ह्यूमन आइज क्या होता है। तो मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ज्ञान इंद्रिय है। आपको पता है कि हमारे शरीर में यानी हमारे ज्ञान इंद्रिय कितने हैं, तो 5 हैं। आपको पांचों का नाम याद होगा, नहीं होगा तो पता तो मैं बता देता हूँ। पहला नंबर में आप हमारा जो आँख है जो कि बहुत ही मूल्यवान है, उसके बाद कान भी है जिससे हम लोग सुनते हैं, नाक भी है सुनते हैं, जीभ है, त्वचा है, ये 5 है। तो आप लोग जरूर इससे परिचित होंगे क्योंकि ये 6-7 में ही पढ़ लेना था। तो चलिए आगे। यह कैमरे की भांति कार्य करता है, यानी एक आँख जो है सो कैमरा की तरह काम करता है। हम इस अद्भुत संसार के रंग बिरंगे चीज़ों को इसी द्वारा देख पाते हैं। इसमें एक क्रिस्टलीय लेंस होता है और प्रकाश सुग्राही पर्दा जिसे रेटिना या फिर दृष्टिपटल कहते हैं, यानी हम इसको रेटिना दृष्टिपटल या फिर रेटिना इंग्लिश में बोल सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, इस पर प्रतिबिंब बनता है, यानी किसी भी वस्तु को जब देखा जाता है, कोई भी वस्तु कोई भी वस्तु को देखता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो यानी रेटिना पर ही बनता है, जिसको हम लोग दृष्टिपटल भी बोल सकते हैं। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। जिस झिल्ली से मतलब प्रकाश एंट्री करता है उसको क्या कहा जाता है, तो कॉर्निया कहा जाता है। मैं एक एक करके डिटेल आगे मैं वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। यह एक पुतली के साइज को नियंत्रित करती है, जबकि पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश को है ना नियंत्रित करता है। यानी दैट मीन्स क्या होता है, परितारिका जिसको आइरिस भी बोलते हैं इंग्लिश में, यानी एकदम साफ आइरिस बोल सकते हैं। आइरिस होता है जिसको परितारिका बोलते हैं, एक रंगीन चीज़ होता है। यह एक पुतली के साइज को नियंत्रित करता है, जबकि पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। लेंस दूर या नज़दीक के सभी प्रकार के वस्तुओं को समायोजन कर वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो प्यारे स्टूडेंट, आप लोग को ये बात को जरूर ध्यान देना चाहिए कि जो हमारे आँख में जो क्रिस्टलीय लेंस होता है वो चाहे दूर रखिए वस्तु या पास रखिए, सभी वस्तुओं का समायोजन करके वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। अब देखिए यहाँ पर एक हमारे छोटी सी प्यारी सी एक जो मानव नेत्र का एक छोटा सा चित्र है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक क्रिस्टलीय लेंस लगा हुआ है और यहीं पर ये दृष्टिपटल है जिसको रेटिना बोलते हैं। एक द्विक तंत्रिका है जो मस्तिष्क से सीधे जुड़ा रहता है, कचाप द्रव्य से ही पूरा भरा रहता है झिल्ली जैसा। पक्षमाभी पेशियाँ हैं जो कि जकड़े रहता है लेंस को। क्रिस्टलीय लेंस है जो हमारे आँख में लगा रहता है। नेत्रद्वोद है, पुतली है जिससे प्रकाश होकर जाता है, परितारिका, फिर स्वच्छ मंडल भी है। ठीक है, और भी भाग है, आगे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो एक चित्र परीक्षा में भी आ सकता है कि एक मानव नेत्र का नामांकित चित्र आप बनाइए। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, नेत्र के विभिन्न भाग को परिचय और कार्य देखिए। तो सबसे पहली बात कॉर्निया या फिर स्वच्छ मंडल जिसको हम बोल सकते हैं। क्या है, कॉर्निया या स्वच्छ मंडल है। तो देखिए इसको इंग्लिश में कॉर्निया बोलते हैं या स्वच्छ मंडल। तो देखिए नेत्र की कला यानी काला दिखाई देने वाला गोलाकार भाग को कॉर्निया कहते हैं। जैसे आँख में जो, जैसे मान लो इस तरह से आपका आँख है, ठीक है। अब यहाँ बीच में एक तरह से काला होता है, ये जितना भी काला पार्ट्स होता है
इसी काला को हम लोग कॉर्निया बोल सकते हैं, स्वच्छ मंडल कह सकते हैं। यह नेत्र में डायफ्राम के ऊपर स्थित एक पतली झिल्ली होती है। इसका क्या काम है भाई, क्यों होता है, तो देखिए इसका कार्य, इसका अगर फंक्शन देखा जाए, इसका क्या फंक्शन, व्हाट इज़ फंक्शन, यानी इसका फंक्शन देखा जाए, इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य देखिए यही कार्य है, यानी इससे होकर नेत्र में प्रकाश प्रवेश करता है कॉर्निया से होकर के, और नेत्र का सबसे नाजुक अंग होता है, यानी भाग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये नेत्र है, और ये देखिए यहाँ पर परितारिका, आपको ई वाला जितना भी पार्ट्स देख रहे हैं, ये ई वाला ये सब पार्ट्स जो है आपको परितारिका है। फिर बीच में जो काला जैसा है ये आपका ये पुतली है, फिर ये कॉर्निया भी है एक तरह से, देख लीजिए, ठीक है, लास्ट वाला जो भाग होता है। अब आगे बात करता हूँ, कंजक्टिवा क्या होता है, तो देख लीजिए। कंजक्टिवा अग्र नेत्र का सफ़ेद भाग, जिसको हम लोग स्क्लेरा कहते हैं, और इसके कोवरिंग को जो कॉर्निया के चारों ओर फैला रहता है कंजक्टिवा कहलाते हैं या कहते हैं। इसे आँख का रक्षात्मक कवच भी कहा जा सकता है। इसका क्या काम है भाई, तो देख लीजिए, यह नेत्र को बाहरी तत्वों से रक्षा करता है, ठीक है। दूसरा है नेत्र को चिकनाहट भी प्रदान करता है। तीसरा है आँख को बाहरी आघात से भी बचाता है। तीसरा नंबर में परितारिका, जिसको हम लोग आइरिस बोलते हैं, उसके बारे में यहाँ चर्चा किया गया है। देख लीजिए कौन सा भाग है, ये बीच में थोड़ा उजला टाइप का होता है, और बाद बाकी काला वाला जितना भी पार्ट्स है इसी को परितारिका कहते हैं। एक कलरफुल रंगीन भाग होता है। इसका कार्य क्या होता है, यह पतली, यानी देखिए यह पुतली के आकार यानी साइज को नियंत्रित करता है। अब पुतली क्या होता है उसके बारे में देख लीजिए। तो देख लीजिए ये पुतली है, जो काला वाला भाग जो देख रहे हैं इसको हम लोग पुतली बोल सकते हैं, और ये पुतली ही प्रकाश को नियंत्रित करने का काम करता है। देखिए पुतली आपका साफ पुपिल्स बोला जाता है। यह परितारिका के वलय से बना एक रिक्त स्थान यानी छिद्र है, जो परितारिका के केंद्र में होता है और अभिनेत्र लेंस में जाकर खुलता है। चलिए आगे इसमें क्या है, इसका कार्य देखिए क्या कार्य है। तो इसका कार्य देखिए मुख्य रूप से यह नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। जब परितारिका सिकुड़ता है तो पुतली की साइज कम हो जाता है और नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा भी कम हो जाता है, और जब परितारिका फैलता है तो पुतली का साइज भी बढ़ जाता है और नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा भी बढ़ जाता है। तो इसका मुख्य रूप से काम है। अब देखिए बात करता हूँ आगे अभिनेत्र लेंस, यानी अभिनेत्र लेंस जिसको आई लेंस भी बोल सकते हैं या फिर क्रिस्टलीय लेंस, क्रिस्टलिक लेंस भी बोल सकते हैं। अभिनेत्र लेंस एक लचीला और मुलायम जो है सो पदार्थ से बना एक पारदर्शी उत्तल लेंस है, जो विभिन्न दूरियों की वस्तुओं को फोकसित करने के लिए अपना आकार बदलता रहता है। अब इसका कार्य क्या है देख लेते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या है। कार्य यह वस्तुओं का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। जो आई लेंस है ये पीछे भी मैंने डिस्कस किया था कि वास्तविक बनाएगा और उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा। चलिए आगे देखता हूँ। अब यहाँ पर इसका अगला भाग है पक्षमाभी पेशियाँ, जिसको सिलरली मसल्स बोलते हैं। ये पेशियाँ अभिनेत्र लेंस को जकड़े रखती है और यह लेंस के आकार यानी साइज को नियंत्रित करती है। यदि किसी कारण से इन पेशियों में दुर्बलता आ जाती है तो अभिनेत्र लेंस अपना आकार बदल नहीं पाता है और इसकी समंजन क्षमता क्या हो जाता है, घट जाता है। इस तरह से यहाँ देखिए ये आपको ये नेत्र, ये अभिनेत्र लेंस है, क्रिस्टलीय नेत्र भी इसको बोल सकते हैं। और ये पक्षमाभी पेशियाँ दोनों साइड में है जो जकड़े हुए रहता है। कॉर्निया है, पुतली है जहाँ से प्रकाश प्रवेश करता है, परितारिका है, रंगीन भाग है एक, और ये अभिनेत्र लेंस से आपको जान ही रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्श्व दृश्य यानी लेटरल व्यूज़ देखते हैं क्या होता है। तो पक्षमाभी पेशियों का कार्य देख लीजिए क्या है। यह लेंस का आकार यानी साइज को नियंत्रित करता है, यही मुख्य कार्य है। उसके बाद 7 नंबर देखिए क्या है, कचाव द्रव यानी वेट्रस ह्यूम्योर क्या होता है। यह एक जेली जैसा पदार्थ का बना होता है जो अभिनेत्र लेंस और रेटिना से लेकर पूरे नेत्र गोलक में भरा रहता है। नेत्र गोलक का अधिकांश भाग कचाव द्रव घेरता है, जिसको ऑक्युपाइज करता है कह सकते हैं। इसका कार्य देखिए क्या होता है। कचाव द्रव का मुख्य कार्य क्या है, तो देखिए यह नेत्र गोलक को आकार प्रदान करता है। रेटिना तक पहुंचने वाला प्रकाश लेंस से होकर इसी द्रव से
गुजरता है। यानी यह जो है सो नेत्र गोल का आकार प्रदान करता है और साथ ही साथ रेटिना तक पहुंचने वाला जो भी प्रकाश होता है लेंस होकर जो गुजरता है इसी दरों से होकर के मतलब जाता है। देखिए आगे, अब बात करते हैं रेटिना का। रेटिना को अंग्रेजी में RETINA कहते हैं। इसे दृष्टिपटल भी कहते हैं और यह नेत्र गोला का पश्च भाग जो पर्दे का कार्य करता है रेटिना कहलाता है। यह नेत्र का प्रकाश सुग्राही भाग यानी लाइट सेंसिटिव पार्ट होता है। रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा होता है। मैं सीरियल बाय सीरियल बता रहा हूँ। इसका कार्य देखिए क्या होता है। यह नेत्र लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के लिए पर्दे का कार्य करता है। इसकी कोशिकाएं प्रकाश सुग्राही होती है और इस पर बनने वाले प्रतिबिंब का अध्ययन भी करता है। देखिए अब चौथा जो है दृक् तंत्रिका यानी ऑप्टिक नर्व बोल सकते हैं। यह तंत्रिका नेत्र गोलक के पक्ष भाग में पार्श्व भाग से निकलकर मस्तिष्क के एक हिस्से से जुड़ता है। इसका कार्य है यह रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब को संवेदनाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाता है। तभी तो सभी मनुष्य पहचान पाते हैं कि क्या चीज़ है, ये मनुष्य है कि जानवर है, सारा चीज़ मतलब पहचान लेते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, अगला पार्ट अभी देखते हैं। तो चलिए देखिए आ गए हैं। अब यहाँ पर क्या है, समंजन क्षमता की बात करते हैं। प्रश्न आता है एग्जाम में, ये समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, जिसको हम पावर ऑफ अकोमोडेशन बोल सकते हैं। और चलिए आगे क्या है इसमें दिखाते हैं। तो देखिए क्या है, मैं सारा चीज़ बता रहा हूँ। अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है समंजन क्षमता कहलाती है। यानी शॉर्ट में इसका डिफिनेशन दे सकते हैं समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है समंजन क्षमता कहलाती है। अब आगे देखिए क्या है या फिर इसको आगे भी बोलते हैं, ऐसा नेत्र की वक्रता में परिवर्तन होने पर, यानी ऐसा नेत्र की वक्रता में परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी भी परिवर्तित हो जाती है। नेत्र की वक्रता बढ़ने पर फोकस दूरी घट जाती है। यानी ऐसा नेत्र में क्या होता है कि वक्रता में परिवर्तन होने पर इसकी फोकस दूरी भी परिवर्तित हो जाती है और नेत्र की वक्रता बढ़ने पर फोकस दूरी घट भी जाती है। जब नेत्र की वक्रता घटती है तो फोकस दूरी बढ़ जाती है। अब देखिए आगे क्या है, मानव नेत्र की सीमा यानी लिमिटेशन ऑफ विजन। आखिर कोई भी मानव है तो कितना दूरी तक देख सकता है वो चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये जो है सब 25 सेंटीमीटर से लेकर के अनंत दूरी तक मतलब ये देख सकता है कोई भी चीज़। आगे देखिए क्या है, किसी वस्तु को स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है और स्पष्ट देखने की अधिकतम सीमा अनंत यानी इन्फिनिटी होती है। अब देखिए यहाँ पर निकट बिंदु से क्या समझते हैं, ऐसे प्रश्न आएगा। निकट बिंदु जिसको नियर पॉइंट बोलते हैं, तो वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई भी वस्तु बिना किसी तनाव या अत्यधिक स्पष्ट देखी जा सकती है। सुस्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी को ही निकट बिंदु कहते हैं। यानी आप 25 सेंटीमीटर से अगर नज़दीक किसी भी वस्तु को अपने आँख के सामने लाते हैं तो आपको धुंधला दिखने लगेगा। आप खुद भी परीक्षण कर सकते हैं। चलिए आगे हम बताते हैं। सामान्यतः देखने के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। इससे अगर नज़दीक लीजिएगा तो आप नहीं देख सकते। अतः हमें किसी भी वस्तु का स्पष्ट देखने के लिए उसे नेत्र से 25 सेंटीमीटर दूर रखना चाहिए। अब हम फार पॉइंट की बात करते हैं। दूर बिंदु, फार पॉइंट यानी वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है, नेत्र का दूर बिंदु यानी फार पॉइंट कहलाता है। सामान्य नेत्र के लिए यह अनंत दूरी पर होता है। आगे बढ़ते हैं। मोतियाबिंद क्या होता है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको आप VVI कर लीजिएगा, VVI कर लीजिएगा। चलिए देखिए, मोतियाबिंद जिसको हम कैटारैक्ट बोल सकते हैं। कभी कभी अधिक उम्र के कुछ व्यक्तियों में क्रिस्टलीय लेंस पर एक धुंधली परत चढ़ जाती है जिसे हम लेंस दूधिया तथा धुंधली हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। अब क्या रीज़न है कि हो सकता है, कारण क्या है भाई। देखिए, मोतियाबिंद क्रिस्टलीय लेंस की दूधिया एवं धुंधला होने के कारण होता है। निवारण इस कैसे हो सकता है, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, तो इसे शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी के द्वारा दूर किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दृष्टि दोष क्या है। कभी कभी नेत्र धीरे धीरे अपनी समंजन क्षमता खो देते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति वस्तुओं को आराम से सुस्पष्ट नहीं देख पाते हैं। नेत्र में
अपवर्तन दोष के कारण दृष्टि में धुंधली हो जाती है, इसे दृष्टि दोष कहते हैं। यह सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं। इसे दृष्टि के अपवर्तन दोष भी कहा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है, जैसे कौन कौन है। निकट दृष्टि दोष, आपको कहिए निकट दृष्टि दोष, जिसको मायोपिया हम बोल सकते हैं। जस्ट ए मिनट दो। चलिए हम आगे देखते हैं कितने तरह के दृष्टि दोष होते हैं। तो देखिए, निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया, दीर्घ दृष्टि दोष हाइपर मायोपिया बोल सकते हैं, और जरा दूरदृष्टा जिसको हम प्रेस मायोपिया बोल सकते हैं। निकट दृष्टि दोष जिसको हम मायोपिया बोलते हैं इंग्लिश में। अब क्या है, देखिए, निकट दृष्टि दोष मायोपिया में कोई व्यक्ति जो है निकट की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। मतलब निकट दृष्टि में कोई भी व्यक्ति निकट की वस्तु को तो देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। ऐसे व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर न होकर के नेत्र के पास आ जाता है। इसमें प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर न बन करके दृष्टि पटल के सामने यानी आगे ही बन जाता है। तो चलिए आगे दिखाते हैं इसका कारण क्या होता है, इसका रीजन क्या होता है। जैसे कि ये होता है तो अभिनेत्र लेंस की वक्रता का अत्यधिक होना अथवा फिर नेत्र गोला का लंबा हो जाना, यही रीजन है। इसका निवारण कैसे होता है भाई, तो देखिए इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता के अपसारी यानी अवतल लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। अब आगे देखिए, निकट दृष्टि दोष और प्रकाश किरण आरेख द्वारा संशोधन भी किया जा सकता है। देखिए, निकट दृष्टि दोष का जो है ये देखिए है निकट दृष्टि दोष का प्रकाश किरण आरेख छापा हुआ स्थिति। हम जानते हैं कि दूर बिंदु अनंत पर होता है और यह एक सामान्य स्थिति है। देखिए, ये अनंत पर है बिंदु, कोई भी वस्तु रखा गया है और सामान्य स्थिति है। जो अगर कोई भी मानव को अगर ये स्थिति ठीक ठाक है तो इस तरह से आपको रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्थिति 2 है। स्थिति 2 में क्या है, परंतु इस प्रकार के दोष में दूर बिंदु अनंत पर न होकर के नेत्र के पास आ जाता है। तब इस दोष से ग्रसित व्यक्ति को नज़दीक रखी वस्तुओं को तो देख पाता है, परंतु दूर रखी वस्तु को सुस्पष्ट नहीं देख पाता। इसका कारण यह है कि दूर बिंदु आँख के पास आ जाता है। इसके कारण प्रतिबिंब रेटिना पर न बन करके प्रतिबिंब जो है रेटिना के सामने बनता है। देखिए, प्रकाश किरण यहाँ पर आपको दिखाया गया है, बनना चाहिए यहाँ पर, ठीक है, लेकिन बन गया यहीं पर, ठीक है। इसीलिए इसको आगे बढ़ाने के लिए कौन सा लेंस लगेगा, तो इस तरह का आपको लेंस रहेगा, हम बताते हैं। इस तरह का लेंस लगेगा, यहाँ प्रकाश जाएगा तो ये थोड़ा दूर हट जाएगा, ठीक है, इस तरह से, तो आगे जा कर के फिर ये बनेगा इस तरह से। तो यानी अवतल लेंस का यूज होगा। तो निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र दिखाया गया है। स्थिति 3 है, इसका संशोधन। इस स्थिति में निवारण के लिए उपयुक्त क्षमता के अपसारी यानी अवतल लेंस का उपयोग द्वारा संशोधित किया जाता है। और ये संशोधित करने के बाद ये यहाँ पर देखिए हमने बताया था कि अवतल लेंस का यूज होगा और ये प्रकाश जाएगा, थोड़ा दूर हट जाएगा इससे, क्योंकि अपसारित हो जाता है ना, इस तरह से आपको। चलिए अब हम बात करते हैं दीर्घ दृष्टि दोष। दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होता है वो देख लीजिए। देखिए, दीर्घ दृष्टि दोष यानी हाइपर मायोपिया, इसको हम बोल सकते हैं हाइपर मायोपिया। दीर्घ दृष्टि दोष में कोई भी व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख तो सकता है, परंतु निकट रखी वस्तुओं को वह स्पष्ट नहीं देख पाता है। ऐसे व्यक्ति का निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु यानी 25 सेंटीमीटर पर न होकर के थोड़ा दूर हो जाता है। इसमें प्रतिबिंब दृष्टि पटल पर न बन करके दृष्टि पटल के पीछे बनता है। ऐसे व्यक्ति को स्पष्ट देखने के लिए पठन सामग्री को नेत्र से 25 सेंटीमीटर काफ़ी अधिक दूरी पर रखना पड़ता है। इसका कारण क्या है भाई, ऐसा क्यों हो जाता है? तो देखिए, इसका कारण यही है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना, अथवा फिर दूसरा रीज़न भी है, इसका दूसरा रीज़न भी है तो नेत्र गोला का छोटा हो जाना। चलिए, इसका निवारण कैसे हो? इस दोष को किसी उपयुक्त क्षमता का अभिसारी यानी उत्तल लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है, ठीक है। दीर्घ दृष्टि दोष जो है, दीर्घ दृष्टि दोष एवं प्रकाश किरण आरेख द्वारा संशोधन, इस तरह से आरेख आपको दिखा दिया गया है और मैं बता रहा हूँ इस तरह से है। फिलहाल ये सामान्य है, ये सामान्य नेत्र के लिए है, ये सही है। फिर दृष्टि दोष युक्त देखिए हम दिखाएंगे। ऐसे दृष्टि दोष वाले व्यक्ति का निकट बिंदु सामान्य निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर
पन्ना होकर के दूर हट जाता है। इसमें प्रतिबिंब दृष्टि पटल पन्ना बन करके दृष्टि पटल के पीछे बन जाता है, जैसे इस तरह से है। और ये यहाँ जाना चाहिए तो ये आगे ये बाहर ही निकल जाएगा, मतलब जैसे ये नेत्र है बनना चाहिए यहाँ पर, लेकिन यहाँ ना बन करके इधर बन जाएगा। चलिए आगे दिखाते हैं, इसका फिगर भी है, देखिए यहाँ फिगर बाहर निकल गया, बनना चाहिए यहाँ पर लेकिन बन गया आपका यहाँ, यही गड़बड़ है। चलिए दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र था। अब देखिए स्थिति 3 पर देखिए, उपयुक्त क्षमता के संशोधक लेंस द्वारा इस दृष्टि दोष को निवारण किया जा सकता है। आगे क्या है चलिए हम दिखाते हैं। उत्तल लेंस द्वारा संशोधन होता है। अब यहाँ देखिए जरा दूरदृष्टता, यानी इसको हम प्रेस बायोपिया कह सकते हैं। आयु में वृद्धि होने के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है। जैसे जैसे लोग की उम्र बढ़ता है तो उसको समंजन क्षमता घट जाती है। अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु दूर हट जाता है। इस दोष को जरा दूरदृष्टता कहते हैं। उसी तरह से इस दृष्टि दोष में कुछ व्यक्तियों में कई बार दोनों प्रकार के दृष्टि दोष, जैसे निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष पाए जाते हैं। इसका रीज़न क्या है, कारण क्या है? इन्हें पास की वस्तुएं आराम से देखने में कठिनाई होती है, जिसका निम्न कारण है। चलिए आगे बताते हैं। देखिए पहला, यह दोष पक्षमाभी पेशियों के धीरे धीरे दुर्बल होने के कारण होता है। क्रिस्टली लेंस की लचीलेपन में कमी आने के कारण होता है, दूसरा रीज़न हुआ। अब इसका निवारण कैसे होगा, इसका ट्रीटमेंट कुछ होना चाहिए। तो देखिए इसे द्विफोक्सी लेंस के उपयोग से दूर किया जा सकता है। द्विफोक्सी लेंस के बारे में बात करते हैं तो सामान्य प्रकार के द्विफोक्सी लेंसों में अवतल या उत्तल दोनों चीज़ होते हैं। लेंस होते हैं ऊपरी भाग अवतल लेंस होता है। यह दूर की वस्तुओं को सुस्पष्ट देखने में सहायता करता है। निचला भाग उत्तल लेंस होता है। यह पास की वस्तुओं को सुस्पष्ट देखने में सहायक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आजकल स्पर्श लेंस यानी देखा जाए तो स्पर्श लेंस यानी कॉन्टैक्ट लेंस का प्रयोग से भी दृष्टि दोष का संशोधन किया जा रहा है, ऐसा मतलब माना जा रहा है। चलिए फिर आगे देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट अब आगे हम बताते हैं प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे, यानी प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं बता देना चाहता हूँ एक सूचना, हमारे चैनल पर अगर पहली बार वीडियो देख रहे होंगे तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि क्लास 10th के जो भी तैयारी कर रहे बच्चे हैं उन लोगों को कुछ कल्याण हो जाए इससे। चलिए दिखाते हैं यहाँ के। तो देखिए जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, जैसे गिलास का देखिए यहाँ प्रिज्म है। प्रिज्म में क्या होता है, यह एक त्रिकोना यानी 3 कोना कांच का स्लैब होता है जिसके 2 त्रिभुजाकार आकार तथा 3 आयताकार पार्श्व पृष्ठ होते हैं। ये पृष्ठ एक दूसरे पर झुके होते हैं। आप देखिए ये रहा आपका प्रिज्म। प्रिज्म कलरफुल है, बहुत ही मस्त प्रिज्म है, आप छाप लीजिएगा। अब देखिए प्रिज्म एंगल ऑफ प्रिज्म के बारे में। इसके 2 पार्श्व फलकों के बीच के कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। कोई पूछता है प्रिज्म कोण क्या है, कभी कभी पूछ देता है, तो आपको लिखना है इसके 2 पार्श्व फलकों के बीच कोण को प्रिज्म कोण ही कहते हैं। आप देख सकते हैं प्रिज्म चित्र की सहायता से आपका यहाँ कोण दिखाया गया है। ये आप डिटेल आप देख सकते हैं। आगे देखिए क्या है, कांच के त्रिभुजाकार प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। तो देखिए ये अपवर्तन क्या है, तो पी जो है आपतित किरण है और ई एफ अपवर्तित किरण है। आप फिगर को देखिए ये आपका पी से लेकर ई है, ये आपतित किरण यहाँ से यहाँ तक हुआ। ठीक है, यहाँ पर फिर यहाँ परावर्तित किरण हो जाएगा, इसमें अपवर्तन होगा, कुछ अपवर्तित किरण हुआ। फिर ये निकलने वाला एफएस निर्गत किरण हो गया। यहाँ ए बी सी प्रिज्म कोण है, डी विचलन कोण है, ये सारा चीज़ आपको दिखाया गया है। आई आपतन कोण है, फिर आर अपवर्तन कोण है और ई जो है सो निर्गत कोण है। चलिए यहाँ देखिए प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। देखिए 7 रंगों में डिवाइड होता है। ये आपका श्वेत प्रकाश गया और यहाँ 7 कलर में जो है आपका धीरे धीरे ये 7 कलर में निकला हुआ है जो आपको दिखाया गया है। यहाँ पी आपतित किरण है और
ये अपवर्तित किरण है तथा FH निर्गत किरण है। आप देख सकते हैं कि पहले पृष्ठ AB पर प्रकाश की किरण वायु से कांच में प्रवेश कर रही है, यानी हवा से कांच में प्रवेश कर रही है। चलिए आगे देखते हैं, बताते हैं। अपवर्तन के वे पश्चात प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर जो है सो मुड़ जाती है। दूसरे पृष्ठ AC पर प्रकाश की किरण कांच से वायु में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर भागती है। प्रिज्म में भी कांच के घनाकार स्लैब की तरफ अपवर्तन के सभी नियमों का पालन करता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है। ये श्वेत प्रकाश, ये 7 रंगों में बांटा है। भिग्योर बोलते हैं श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम तैयार है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये परीक्षा में कई बार आ चुके हैं। स्पेक्ट्रम, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह विभिन्न वर्णक्रमों में विभाजित हो जाता है। प्रकाश के वही वर्णों इस बैंड को स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस वर्णक्रम को हम भिग्योर से दर्शाया जाता है ताकि इनका क्रम याद रखने में सहायक हो। भी से क्या होगा देखिए, वायलेट, इससे इंडिगो, नीला, ब्लू, हरा, ग्रीन, पीला, नारंगी, ठीक है, लाल, ये सारा कलर दिया हुआ है। आप देख सकते हैं, याद करने के लिए बहुत सहूलियत होगा। हाँ, विक्षेपण के बारे में बात, वर्ण विक्षेपण, इससे प्रकाश के वही कणों में विभाजन को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होना चाहिए, या वर्ण विक्षेपण भी बोल सकते हैं। श्वेत प्रकाश क्या होता है, तो कोई भी प्रकाश जो सूर्य के प्रकाश के सदृश स्पेक्ट्रम बनाता है प्राय श्वेत प्रकाश कहलाता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए सर आइजैक न्यूटन का प्रयोग भी हुआ है। देखिए, आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए जो है कांच के प्रिज्म का उपयोग किया। एक दूसरा समान प्रिज्म उपयोग करके उन्होंने श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के वर्णों को और अधिक विभक्त करने का प्रयत्न किया, किंतु उन्हें और अधिक वर्ण नहीं मिल पाए। फिर एक दूसरे सर्वसम प्रिज्म पहले प्रिज्म के सापेक्ष उल्टी स्थिति में रखा। उसके बाद इससे स्पेक्ट्रम के सभी वर्ण दूसरे प्रिज्म से होकर फिर गुजरे। फिर उन्होंने देखा कि दूसरे प्रिज्म श्वेत प्रकाश किरण पुंज निर्गत हो रहा है। इस परीक्षण से न्यूटन को यह विचार आया कि सूर्य का प्रकाश 7 वर्णों से मिलकर बना है। देखिए, न्यूटन के इस प्रयोग के आधार पर हम कह सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश 7 वर्णों से मिलकर बना है। श्वेत प्रकाश प्रिज्म द्वारा इसके 7 अवयवी कणों में विक्षेपित हो जाती है। साथ ही साथ किसी प्रिज्म से गुजरने लिखना चाहिए, गुजरने हो गया है। गुजरने के पश्चात प्रकाश विभिन्न, यहाँ पर ज होना चाहिए। गुजरने के पश्चात प्रकाश के विभिन्न वर्ण आपतित किरण के सापेक्ष अलग अलग कणों पर झुकते या मुड़ते हैं। फिर लाल प्रकाश सबसे कम झुकता है जबकि बैगनी सबसे अधिक झुकता है। आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया। एक दूसरा समान प्रिज्म उपयोग करके उन्होंने श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के वर्णों को और अधिक विभक्त करने का प्रयत्न भी किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से आपका यहाँ ये पार्ट खत्म होता है। आगे हम आपको दिखाते हैं और ले चलते हैं। तो चलिए इस तरह से आगे हम चलते हैं और देखते हैं। कुछ प्राकृतिक घटनाएं होती है, नेचुरल फिनोमेनन्स होते हैं। अब क्या होता है, तो देखिए नेचुरल घटनाएं क्या होते हैं। हमारे आसपास बहुत सी घटनाएं होती रहती है जो कुछ प्राकृतिक कारण से होती है। ऐसी घटनाओं को प्राकृतिक घटनाएं कहा जाता है, जैसे इंद्रधनुष का बनना, आकाश में तारों का टिमटिमाना, आकाश का नीला दिखाई देना, फिर सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ प्रतीत होना, यानी लाल दिखाई देता है। पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के बारे में हम लोग अब जानेंगे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो चलिए हम बात करते हैं टोटल। देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन एक प्रकाशीय परिघटना है जिसमें प्रकाश की किरण किसी माध्यम के तल से ऐसे कोण से आपतित होती है कि अपवर्तन के बाद उसका परावर्तन उसी माध्यम में हो जाता है जिस माध्यम से वह आई होती है। इसे ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में कुछ यहाँ पर दिखाया है। इस तरह से यहाँ से आपतित किरण हो गया, फिर यहाँ से मुड़ गया, ठीक है, अपवर्तित किरण हो गया।
ये ही इसके बीच में ये देखिए क्रांति कोण हो गया, सारा चीज़ यहाँ पर दिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रांति कोण के बारे में बात करता हूँ, यानी क्रिटिकल एंगल। वह आपतन कोण जिसका अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री या फिर उससे अधिक हो क्रांति कोण कहलाता है। किसी माध्यम में पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने की शर्त क्या हो सकता है? तो देखिए, प्रकाश की किरण अधिक अपवर्तनांक से कम अपवर्तनांक के माध्यम की ओर प्रवेश करें, अर्थात सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर प्रवेश करें। सघन से यानी जैसे पानी है तो पानी से बाहर, या फिर कांच से बाहर निकलना चाहिए। दूसरा, आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए। अब वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में बात करते हैं, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में। तो देखिए, हमारे वायुमंडल में वायु की सामान्यतः दो परतें हैं, एक गर्म वायु की तथा दूसरी ठंडी वायु की, जो मिलकर दो विभिन्न अपवर्तनांकों के माध्यम बनाती है। गर्म वायु हल्की होती है जो ऊपर उठ जाती है, और ठंडा वायु जो थोड़ी भारी होती है पृथ्वी की सतह की ओर रहती है। ठंडा वायु सघन माध्यम का कार्य करती है और गर्म वायु विरल माध्यम का कार्य करती है। यानी ठंडा जो है आपका सघन और गर्म विरल माध्यम होता है। इससे होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरण में अपवर्तन होता है, इसे ही वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल के कारण होने वाले प्रकाश के अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन कहते हैं। गर्म वायु में से होकर देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति परिवर्तित रहती है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण बहुत सी परिघटनाएं जो है सो आपको देखने को मिलता है, होती रहती है, जैसे तारों का टिमटिमाना हो गया, अग्रिम सूर्योदय में सूर्य की आभासी स्थिति दिखाई देना इत्यादि है, और भी हो सकता है। ऊपर से जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह की ओर बढ़ते जाते हैं, वायु का अपवर्तनांक बढ़ता जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तनांक का कारण क्या होता है? तो पृथ्वी के वायुमंडल के कारण होने वाले प्रकाश का अपवर्तन है। अब तारों का टिमटिमाना, प्रश्न पूछता है कि तारे क्यों टिमटिमा, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। देखिए इसका क्या होगा, तो तारों के प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के पश्चात पृथ्वी के पृष्ठ पर पहुंचने तक तारे का प्रकाश निरंतर अपवर्तित हो जाता है, और साथ ही साथ वायुमंडलीय अपवर्तन उसी माध्यम में होता है जिसका कार्मिक परिवर्ती अपवर्तनांक हो, क्योंकि वायुमंडल तारे के प्रकाश को अभिलंब की ओर झुका देता है, अतः तारे की आभासी स्थिति उसकी वास्तविक स्थिति से कुछ भिन्न प्रतीत होती है। अतः हम कह सकते हैं, अतः तारे की आभासी विचलित होती रहती है तथा आँखों में प्रवेश करने वाली तारों के प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है, जिसके कारण कोई तारा कभी चमकीला प्रतीत होता है, कभी धुंधला, जो कि टिमटिमाहट का जो है सो प्रभाव है। आगे देखिए क्या होता है। ग्रहों टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देना, कारण क्या है? ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, तो इसका यही रीजन देखिए, ग्रह तारों की अपेक्षा पृथ्वी के बहुत पास है और इसीलिए उन्हें विस्तृत स्रोत की भांति माना जा सकता है। यदि हम ग्रह को बिंदु साइज के अनेक प्रकाश स्रोत का संग्रह मान लें, तो सभी बिंदु साइज के प्रकाश स्रोत से हमारे नेत्र में जो है प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसतन मान शून्य हो जाएगा। यही कारण है कि ग्रह टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देते हैं। देखिए, सूर्योदय होने से पहले एवं सूर्यास्त होने के बाद सूर्य का दिखाई दे रहा, आखिर कैसा दिखाई देता है वो जान लीजिए। तो देखिए, पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल जैसे हम ऊपर जाते हैं वायु हल्की होती जाती है। सूर्योदय होने के पहले एवं सूर्यास्त होने के बाद सूर्य से चलने वाली किरणें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होकर हमारी आँख तक पहुँच जाती है। जब हम इन कारणों को सीधा देखते हैं तो हमें सूर्य के आभासी प्रतिबिंब क्षैतिज से ऊपर दिखाई देता है, जबकि सूर्य जो है उस समय वास्तव में क्षितिज के नीचे होता है। अब वास्तविक सूर्योदय कब होता है? तो वास्तविक सूर्योदय जो है देखा जाए तो वास्तविक सूर्योदय का अर्थ है सूर्य का वास्तव में क्षैतिज को पार करना। सूर्य की आभासी स्थिति देख लीजिए।
इस स्थिति में सूर्य अपने वास्तविक स्थान से थोड़ा उठा हुआ नजर आता है, जो वास्तव में सूर्य की स्थिति नहीं होती है। इसे ही सूर्य की आभासी स्थिति कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। यह घटना ठीक उसी तरह होता है जब हम किसी शीशे की गिलास में पानी डालकर एक सिक्के को देखते हैं तो वह सिक्का अपने वास्तविक स्थान से थोड़ा उठा हुआ नजर आता है। आप परीक्षण भी कर सकते हैं। इंद्रधनुष का बनना। वर्षा होने के पश्चात ही हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। इंद्रधनुष आकाश में जल की सूक्ष्म बूंदों में दिखाई देने वाला स्पेक्ट्रम है, यानी 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है। प्रिज्म की तरह जल की वर्षा के बूंदे ऐसे काम करता है। जल किसी भी बूंद से होकर सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो प्रकाश का परिक्षेपण होने के कारण इंद्रधनुष बनता है, जिसमें सूर्य के आपतित प्रकाश को ये बूंदें अपवर्तित तथा विक्षेपित करती है तथा उसके बाद इसमें आंतरिक परावर्तित करती है। अंततः जल की जो है बूंद बाहर निकलते समय प्रकाश को पुनः अपवर्तित करती है। तो इस स्थिति में जल की वह बूंद प्रिज्म की भांति कार्य करता है और परिणाम स्वरूप सूर्य के विपरीत दिशा में इंद्रधनुष जो है सो बन जाता है। अब जल की बूंदें प्रिज्म की भांति कार्य करती है। वर्षा होने के बाद ही हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है, बात भी सही है। इंद्रधनुष आकाश में जल के सूक्ष्म बूंदों में दिखाई देने वाला स्पेक्ट्रम है। यह हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। यह प्रकाश के परिक्षेपण के कारण होता है। ऐसा आपको ये 4-5 पॉइंट है जिसको आपको याद रख लेना है। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए हम बात करते हैं प्रकाश का परिकिरणन क्या है। और ये उम्मीद है कि आपका ये पेज लास्ट है और बहुत कम बचा हुआ है। प्रकाश का परिकिरणन। प्रकाश जिस मार्ग से होकर गुजरता है, यदि उस माध्यम में कोलाइडल विलयन के कण हो तो ये कण प्रकाश को क्या करती है, परिकिरणित यानी फैलाना, यानी परिकिरणित कर देते हैं। इसे ही प्रकाश का परिकिरणन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रकाश के परिकिरण से होने वाली परिघटनाओं का उदाहरण देखिए, कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलता है। तो प्रकाश के परिकिरण से होने वाली बहुत सी परिघटनाएं होती रहती है जो हमें देखने को मिलती है। जैसे आप आकाश का नीला रंग देखते हैं, गहरे समुद्र का जल का रंग, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्तताप दिखाई देना, ये सब प्रकाश परिकिरण के कारण ही होता है। टिंडल प्रभाव के बारे में बात करते हैं। टिंडल प्रभाव यानी टिंडल इफेक्ट क्या है। जब कोई प्रकाश की किरण पुंज ऐसे महीन कणों से टकराता है तो उस किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। इस कण से विसरित प्रकाश प्रवर्तित होकर हमारे पास तक पहुंचता है। कोलाइडी कणों के द्वारा प्रकाश के परिकिरणन की परिघटना को ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। संक्षेप में देखा जाए तो कोलाइडी कणों द्वारा गुजरने वाले प्रकाश के मार्ग को कोलाइडल के कण दृश्य बना देते हैं। प्रकाश के मार्ग को फैलाने की इस परिघटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। टिंडल प्रभाव के उदाहरण देख लीजिए। जब धुएं से भरे किसी कमरे में किसी सूक्ष्म छिद्र से कोई पतला प्रकाश किरण पुंज प्रवेश करता है तो इस परिघटना को देखा जा सकता है। दूसरा आप वहाँ भी देख सकते हैं, जब किसी घने जंगल के बितान यानी कैनोपी से सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो टिंडल प्रभाव यानी देखा जा सकता है। तीसरा, जंगल के कुहासे में जल की सूक्ष्म बूंदें प्रकाश का परिकिरणन कर देता है। ये सभी घटनाएं कोलाइडल विलयन की उपस्थिति के कारण हमें टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। कोलाइडल विलयन के उदाहरण है सारे। अब वायु देखा जाए तो वायु धूम, कोहरा, धुआं नहीं, दूध, धुआं, जैली क्रीम इत्यादि ये सारा उदाहरण और भी कह सकते हैं। कोलाइडल विलयन के कण वास्तविक विलयन से बड़े होते हैं जो देखे जा सकते हैं, जबकि वास्तविक विलयन के कण जो है सो एक समान होने के कारण इन्हें अलग अलग पहचान नहीं सकते हैं। यही कारण है कि टिंडल प्रभाव के दौरान कोलाइडल विलयन के कण दिखाई देते हैं। बिना कण के प्रकाश का परिकिरण नहीं होता है, अर्थात जहाँ ये कण मौजूद नहीं होते हैं वहाँ परिकिरण नहीं होता है। जैसे निर्वात, जिसका उदाहरण है। अंतरिक्ष में प्रकाश का परिकिरण आपको देखने को नहीं मिलेगा। यही कारण है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ प्रकाश का परिकिरण नहीं होता है। इसका स्टार का साइन देख लिख लेना है। किसी वास्तविक विलयन से गुजरने वाले प्रकाश की किरण पुंज का मार्ग
हमें दिखाई नहीं देता है, तथापि किसी कोलाइडी विलयन में जहाँ कणों का साइज अपेक्षाकृत बड़ा होता है, यह मार्ग दृश्य होता है, यानी दिखाई देने लगता है। परिकिरणित प्रकाश का रंग को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? तो पहला नंबर में आप देख सकते हैं, परिकिरणित प्रकाश के वर्ण को प्रभावित करने वाले जो हैं प्रकाश का वर्ण परिकिरण करने वाले कणों के, देखिए परिकिरणित प्रकाश का वर्ण परिकिरणित करने वाले कणों के साइज पर निर्भर करता है। प्रकाश के वर्णों का तरंगदैर्घ्य देख लीजिए। इसके लिए प्रकाश के विभिन्न वर्णों पर विचार करना होगा। प्रिज्म द्वारा बने प्रकाश के विभिन्न वर्णों के विषय में हम जान चुके हैं, और हमने यह भी देखा है कि जिस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है वह कम झुकता है, और जिसका सबसे कम है वह सबसे अधिक झुकता है। यानी लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम झुकता है, अर्थात लाल रंग की तरंगदैर्घ्य जो है सो सबसे आपको अधिक है। यानी कह सकते हैं लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है। श्वेत को छोड़कर नीला प्रकाश तरंगदैर्घ्य कम होता है, और नीला रंग का सबसे कम होता है, इसलिए लाल, पीला, हरा आदि की तुलना में अधिक झुकता है। आइए, कौन सा रंग अधिक परिकिरणित होता है और कौन सा रंग कम? तो अत्यंत सूक्ष्म कण मुख्य रूप से नीले प्रकाश को परिकिरणित करते हैं, जबकि बड़े साइज के कण अधिक तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को परिकिरणित करते हैं। यदि परिकिरण करने वाले कणों का साइज बहुत अधिक हो तो परिकिरणित प्रकाश श्वेत भी प्रतीत होती है। यहाँ हम देखते हैं कि छोटे कण का तरंगदैर्घ्य के एक रंग को परिकिरणित करता है, और जैसे जैसे कणों का आकार बढ़ता है जाता है, यह कण अधिक तरंगदैर्घ्य के कारण रंग को प्रकर्णित करता है। श्वेत प्रकाश यानी प्रकाश होना चाहिए, श्वेत प्रकार का तरंगदैर्घ्य लाल रंग से भी अधिक होता है, भी ध्यान देना है। प्रकाश परिकिरण से होने वाली परिघटनाएं, तो स्वच्छ आकाश का नीला दिखाई देना। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग यानी छोटी तरंगदैर्घ्य को अधिक प्रबलता से परिकिरणित करते हैं। परिकिरणित हुआ नीला प्रकाश हमारे नेत्र में प्रवेश करता है, हमें प्रकाश नीला दिखाई देने लगता है। दूसरा, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश काला दिखाई देना। जहाँ वायुमंडल नहीं है वहाँ कण नहीं, जहाँ कण नहीं है वहाँ प्रकाश का परिकिरण नहीं होता। यदि हमारे पृथ्वी पर वायुमंडल न होता तो कोई परिकिरण नहीं हो पाता, तब पृथ्वी में भी आकाश काला प्रतीत होता है। अत्यधिक ऊंचाई पर वायुमंडल नहीं होने के कारण प्रकाश का परिकिरण नहीं हो पाता है। जहाँ परिकिरण नहीं होता है वहाँ प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है, काला दिखाई देता है। यही कारण है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। गहरे समुद्र का जल का रंग नीला दिखाई देना, ये भी प्रकाश परिकिरण का ही देन है। जब सूर्य का प्रकाश समुद्र के तल पर पड़ता है तो समुद्र का जल नीले रंग की अपेक्षा लाल, पीला, संतरी आदि रंगों का अधिक तेजी से सूखता है और अधिक नीले रंग वापस आ जाता है, अर्थात नीले रंग का परिकिरण न हो जाता है। यही कारण है कि समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ दिखाई देना, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, क्षितिज के समीप स्थित सूर्य से आने वाले प्रकाश हमारे नेत्र तक पहुंचने से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में वायु मोटी परतों से होकर गुजरता है। जब सूर्य सिर से ठीक ऊपर हो तो सूर्य से आने वाला प्रकाश बहुत कम दूरी तय करता है। तब यह होता है जब सूर्य के क्षितिज पर बने हो। क्षितिज के समीप नीले तथा कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश का अधिकांश भाग जो है कणों द्वारा परिकिरणित हो जाता है, इसीलिए हमारे नेत्र तक पहुंचने वाला प्रकाश अधिकतर तरंगदैर्घ्य का होता है, अर्थात लाल रंग का होता है। यही कारण है कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ प्रतीत होता है। खतरे के सिग्नल में लाल रंग का उपयोग क्यों होता है? तो लाल रंग तरंगदैर्घ्य अन्य रंगों की तुलना में अधिक होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य नीले रंग की अपेक्षा लगभग 1.8 गुना अधिक होता है। लाल रंग गहरे या धुएं जैसे सबसे कम परिकिरण होता है। लाल रंग यानी और तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण इसका रंग का प्रकाश अधिक दूर तक जाता है। यह दूर से देखने पर भी लाल रंग का ही दिखाई देता है। नोट, अब खास बातें हैं। जिन वर्णों का परिकिरण हो जाता है वह वर्ण दिखाई नहीं देता है, और जिन वर्ण का परिकिरण नहीं होता है वह बना रहता है और दिखाई देता है। तो इस तरह से आपका जो है चैप्टर क्या हो जाता है, द हिंद हो जाता है। और वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। कोई बातें ऐसी होगा और इसमें क्या कमी रह गया, अगर कुछ सुझाव देना होगा तो आप लोग भी कहिएगा। ज़्यादा फास्ट में इसलिए किया हूँ ताकि मैं चाहता हूँ कि मतलब चैप्टर आप लोग की रिवीजन हो जाए, रिवीजन की दृष्टि से है।
चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।